हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्राइम एंड फोरेंसिक। झूठ कभी भी रियल नहीं होता, वो तो हमारी इमेजिनेशन होती है। और इमेजिनेशन के लिए सबसे ज़रूरी होता है कॉन्शियस माइंड का होना। लेकिन किसी के इमेजिनेशन को रोका भी जा सकता है बाय मेकिंग हिम सेमी कॉन्शियस। और इसी इमेजिनेशन को रोकने के लिए और सच्चाई का पता लगाने के लिए परफॉर्म किया जाता है नार्को एनालिसिस टेस्ट को। नार्को एक ग्रीक वर्ड नार्क से लिया गया है, जिसका मतलब है एनेस्थीसिया, और एनालिसिस का मतलब है डिटेल्ड एग्जामिनेशन। सो बेसिकली नार्को एनालिसिस या नार्को टेस्ट में हम सब्जेक्ट की बॉडी में कुछ केमिकल सब्सटेंस को इंड्यूस करते हैं या इंजेक्ट करते हैं और कुछ देर के लिए उसके सोचने और समझने की कैपेसिटी को कम कर देते हैं, ताकि सब्जेक्ट अपनी इमेजिनेशंस को यूज़ करके झूठ ना बोल पाए। 20th सेंचुरी में हॉर्सली ने नार्को एनालिसिस टर्म को बनाया था, जिसका मतलब किसी व्यक्ति के अंदर कोई नशीली दवाई या ड्रग इंड्यूस करके उससे कोई जानकारी निकलवाना था। ईयर 1922 में डॉक्टर रॉबर्ट हाउस ने पहली बार स्कोपोलामिन ड्रग को 2 प्रिजनर्स पर यूज़ किया, जिसके बाद हिप्नोटाइज्ड कंडीशन में उन दोनों प्रिजनर्स ने अपनी गलती को मान लिया और सच्चाई सामने आ गई। और इसके बाद ट्रुथ सीरम या हिप्नोटिक ड्रग्स को काफ़ी पॉपुलर किया गया। इस एक्सपेरिमेंट के सक्सेस होने के कारण ही रॉबर्ट हाउस को फादर ऑफ ट्रुथ सीरम के नाम से जाना जाने लगा। ट्रुथ ड्रग या ट्रुथ सीरम एक ऐसा साइको एक्टिव मेडिकेशन है जो सब्जेक्ट की वैसे इंफॉर्मेशन या वैसी जानकारी निकलवाने में मदद करता है जो सब्जेक्ट बताना नहीं चाहता। लेट 19th सेंचुरी में किसी पर्सन को हिप्नोटाइज करने के लिए इथर, क्लोरोफॉर्म या हशीश को यूज़ किया जाता था, लेकिन 20th सेंचुरी के आते आते बार्बिटुरेट्स ने इनको रिप्लेस किया और साइकोथेराप्यूटिक ट्रीटमेंट्स में यूज़ किया जाने लगा। नार्को एनालिसिस के लिए कुछ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग्स को यूज़ किया जाता है जो हायर कॉग्निटिव फंक्शंस जैसे अटेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ को ऑल्टर कर देते हैं या इन पर इफ़ेक्ट करते हैं बाय डिप्रेसिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इथेनॉल, स्कोपोलामिन, क्विन्यूक्लिनिडिनिल बेंजिलेट, टेमाज़ेपाम और वेरियस टाइप्स ऑफ बार्बिटुरेट्स जैसे सोडियम थायोपेंटल, सोडियम अमाइटल, सेकोनल एंड फेनोबार्बिटल, ये कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिनको नार्को एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। ड्रग का डोज किसी पर्सन के अंदर कितने अमाउंट में इंजेक्ट करना है, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के जेंडर, एज, हेल्थ एंड फिजिकल कंडीशंस के ऊपर। नार्को टेस्ट के प्रोसीजर में टोटल 4 स्टेजेस आते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डोजेज ऑफ द ड्रग्स। तो सबसे पहले आता है अवेक स्टेज, जब पर्सन फुल्ली कॉन्शियस होता है एंड ड्रग के स्मॉल डोज के कारण ड्रग के इफ़ेक्ट को फील करना स्टार्ट करता है। सेकेंड स्टेज है हिप्नोटिक स्टेज, जहाँ पर्सन सेमी कॉन्शियस हो जाता है एंड इंटर्स इनटू ट्रांस लाइक स्टेट। इसका मतलब है कि पर्सन की कॉन्शियसनेस बिल्कुल फ्रेजाइल हो जाती है और वॉलेंट्री एक्शंस पुअर या मिसिंग हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि पर्सन बिल्कुल गहरी नींद में हो, और अगर हम हिंदी में कहें तो इंसान अवचेतन अवस्था में पहुंच जाता है। और यही वो स्टेज होता है जब पर्सन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो झूठ बोलने की स्थिति में नहीं होता। इसके बाद अगर ड्रग के डोज को और बढ़ाया जाए तो पर्सन सेडेटिव स्टेज यानी पूरी तरह से अनकॉन्शियस या बेहोश हो जाता है। और अगर इस स्टेज के बाद भी ड्रग को इंजेक्ट किया गया तो पर्सन एनेस्थेटिक स्टेज में पहुंच जाता है, जब पर्सन कोमा में जा सकता है और मर भी सकता है। इस टेस्ट के दौरान जो अथॉरिटीज़ वहाँ प्रेजेंट होते हैं वो हैं एनेस्थेटिस्ट, जो सब्जेक्ट की बॉडी में प्रॉपर अमाउंट ऑफ ड्रग को इंजेक्ट करते हैं, क्लिनिकल फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट, जो सब्जेक्ट की साइकिक कंडीशन को मॉनिटर करते हैं, फिजिशियन फॉर बॉडी चेकअप, ऑडियो वीडियोग्राफर टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट गिवन बाय द सब्जेक्ट एंड सपोर्टिंग नर्सिंग स्टाफ। अब आते हैं नार्को एनालिसिस के प्रोसीजर पर। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का बॉडी चेकअप किया जाता है और फिज़िकल एग्जामिनेशन को रिकॉर्ड किया जाता है। फिर सोडियम पेंटोथल या सोडियम अमाइटल को स्मॉल डोज में पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, और यहाँ से पर्सन अपनी फीलिंग को या अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना स्टार्ट कर देता है। फिर पर्सन के झूठ बोलने की कैपेसिटी धीरे धीरे कम होने लगती है और पर्सन सेमी कॉन्शियस हो जाता है।
और अब पूछे जाते हैं कंट्रोल क्वेश्चंस, जैसे हैव यू एवर कमिटेड एनी क्राइम और हैव यू सीन एनीवन कमिटिंग अ क्राइम। और फिर रिलेवेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो केस से रिलेटेड होते हैं। अगर हम बात करें नार्को एनालिसिस के एडवांटेजेस की, तो इस टेस्ट में मिले क्लू की हेल्प से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज एविडेंस को डिस्कवर कर सकती है। फॉरेंसिक साइंस की फील्ड में डेवलपमेंट होने से पुलिस सस्पेक्ट पर थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट या वायलेंस का इस्तेमाल किए बिना ही सच्चाई का पता लगा सकती है। ये प्रोसेस उसी कंडीशन में हार्मफुल होता है जब ड्रग हायर क्वांटिटी में इंजेक्ट हो जाए, और इसी के लिए एक्सपर्ट्स को अपॉइंट किया जाता है ताकि ऐसा ना हो। नार्को एनालिसिस के दौरान पूछे गए क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं कि पर्सन उसके आंसर में झूठ नहीं बोल सकता। और कुछ सिचुएशंस में नार्को एनालिसिस के बाद मिले एविडेंस को डिनाई भी किया जा सकता है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट फॉर्म्स द बेस्ट पीस ऑफ द एविडेंस। अब बात करते हैं नार्को एनालिसिस के डिसएडवांटेजेस की। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज तो ये है कि अगर सब्जेक्ट की बॉडी में केमिकल को रॉन्ग अमाउंट में इंजेक्ट कर दिया जाए तो पर्सन कोमा में जा सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है। सेकेंड डिसएडवांटेज ये है कि पर्सन अगर ड्रग एडिक्ट हो या अल्कोहलिक हो तो उस पर ड्रग का कोई असर नहीं होगा और उससे किसी भी एविडेंस के मिलने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। और थर्ड डिसएडवांटेज ये है कि टेस्ट के दौरान पर्सन सेमी कॉन्शियस स्टेज में होता है, इसलिए उसके स्टेटमेंट पर पूरी तरीके से बिलीव नहीं किया जा सकता। अब सवाल आता है कि क्या नार्को एनालिसिस कोर्ट में एडमिसिबल है। तो सबसे पहले तो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में कहा गया है कि किसी भी पर्सन को उसके खिलाफ एविडेंस देने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन नार्को एनालिसिस के दौरान पर्सन अपने ही खिलाफ एविडेंस देने की कोशिश करता है। अब नेक्स्ट है सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कहता है कि पुलिस कस्टडी में किए गए किसी भी कन्फेशन को कोर्ट में एविडेंस नहीं माना जाएगा और ये कोर्ट में एडमिसिबल नहीं हो सकता। और नार्को एनालिसिस में हिप्नोटिक कंडीशन में पर्सन कई बार पुलिस के सामने अपने क्राइम को कन्फेस कर देता है, और इन्हीं दो रीजंस के कारण नार्को टेस्ट को कोर्ट में एडमिसिबल नहीं माना गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप इस वीडियो की हेल्प से नार्को एनालिसिस से रिलेटेड आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।